नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी इट हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उन चेंजेस के बारे में बात करने जा रहा हूं जीएसटी के, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी हो चुके हैं। इट मीन्स वट एवर चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन जीएसटी विच हैव बिकम इफेक्टिव विद द डेट 1 अक्टूबर 2023। दोस्तों, जो फाइनेंस एक्ट 2023 के कुछ सेक्शन थे वो प्रभावी हुए हैं 1 अक्टूबर 2023 से, और उन सारे सेक्शंस को मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे चेंजेस भी हुए हैं जो कि फाइनेंस एक्ट 2023 वाले चेंजेस नहीं है, पर वो भी प्रभाव में आए हैं 1 अक्टूबर 2023 से। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, एक सेक्शन 10 के अंदर चेंज हुआ है कंपोजिशन के अंदर, कि पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लायर होते थे, जो अपने गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया करते थे थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते थे अगर वो गुड्स या सर्विस को सेल करते थे या सप्लाई करते थे थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। दिस वाज वन ऑफ द कंडीशन। बट अब से कोई सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर पर भी अपने गुड्स को सप्लाई कर सकता है। शर्त साथ में ये रहेगी कि वो इंट्रा स्टेट होना चाहिए, इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन 10 में चेंज हुआ है, तो इससे अब वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम ले पाएंगे जो कि गुड्स को सप्लाई करना चाहते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। शर्त सिर्फ यही रहेगी कि वो विद इन द सेम स्टेट कर पाएंगे, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते गुड्स की। सप्लाई के लिए अभी भी रिस्ट्रिक्शन वही है कि आप इन सप्लाई को चाहे इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, आप सप्लाई नहीं कर सकते थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। गुड्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शन हट गई है। अब से गुड्स को सप्लाई किया जा सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट हो। ये चेंज हुआ है सेक्शन 10 के अंदर। जो दूसरा चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है सेक्शन 16 के अंदर। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हम किसी को पेमेंट ना करें 180 दिन में, तो हमें आईटीसी को रिवर्स करना होता है। बेसिकली शब्द ये नहीं लिखे हुए थे कि आईटीसी को रिवर्स करना होता है, शब्द ये लिखा हुआ था कि इस टैक्स को ऐड किया जाएगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। इट विल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 2017 का कॉन्सेप्ट है, जब जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 हुआ करते थे। उस पर्पज से जीएसटीआर 3 में लिखा हुआ था कि 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आपको उस टैक्स को ऐड करना पड़ेगा अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। बट क्योंकि जीएसटीआर 3 तो कभी आई नहीं, तो उन शब्दों को अब चेंज करके ये हो गया कि इसको आप आईटीसी के रूप में इस टैक्स को ऐड करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। बट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी शब्द को हटा दिया गया। उसका सीधा सीधा कारण यही है कि अब क्योंकि जीएसटीआर 3 ओमिट ही हो गई है एक्ट के अंदर से, इसलिए उन शब्दों का कोई रेलेवेंस नहीं रहा है। तीसरा चेंज हुआ है सेक्शन 17 के अंदर। सेक्शन 17 के ऊपर पहले बात करने से पहले मैं आपको एक रूल 42 की बात करना चाहूँगा, जिससे आपको सेक्शन 17 का चेंज आसानी से समझ में आ सके। यदि कोई क्रेडिट कॉमन क्रेडिट है और वो टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जेम्प्ट सप्लाईज दोनों के लिए यूज़ हुआ है, तो उतना क्रेडिट मिलता है जितना प्रोपोर्शन टैक्सेबल सप्लाईज से रिलेटेड हो, और जितना प्रोपोर्शन एग्जेम्प्ट सप्लाईज से रिलेटेड होता है उसका आईटीसी नहीं मिलता, उसका हमें रिवर्सल करना पड़ता है एज पर रूल 42। तो जितना प्रोपोर्शन एग्जेम्प्ट सप्लाई का ज़्यादा होगा उतना रिवर्सल ज़्यादा होगा। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर एक एंट्री को और ऐड कर दिया गया है, शेड्यूल 3 के क्लोज 8 सब क्लोज ए की एंट्री, कि अगर कोई वेयर हाउस गुड्स हैं और वो किसी भी पर्सन को अगर दिए जाएंगे विद प्रायर टू क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो उसका भी एक सर्टेन पोर्शन ऐड कर दिया जाएगा एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर। और वो पोर्शन क्या होगा, उससे संबंधित रूल्स वगैरह भी आएंगे, उससे संबंधित नोटिफिकेशन आएगी कि वो कितना परसेंट है, 100% है, 10% है, 25% है, या किस तरह से उसको उस वैल्यू को निकाला जाएगा। स्पेसिफाइड वैल्यू अभी नहीं आई है, बट जैसे ही वो वैल्यू आ जाएगी तो जो वेयर हाउस गुड्स भी जो किसी भी पर्सन को दिए जाएंगे विदाउट प्रायर टू क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, उसको भी एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। तो अब एग्जेम्प्ट सप्लाई का जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, तो जो रिवर्सल अंडर रूल 42 होना होगा वो भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगा। ये सेक्शन 17 में एक चेंज हुआ है। सेक्शन 17 में ही एक दूसरा चेंज हुआ है, सीएसआर से संबंधित किया गया खर्चा अगर उससे संबंधित कोई आईटीसी है तो उसको ब्लॉक क्रेडिट में कवर कर दिया गया है। तो अगर कोई आईटीसी संबंधित है, कोई ऐसा खर्चा इंकर करने के लिए हुआ है जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण है, तो वो ब्लॉक क्रेडिट की डेफिनेशन में आ गया है 1 अक्टूबर 2023 से, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा।
तो इससे एक बात ये भी इन्फर की जा सकती है, क्योंकि ये 1 अक्टूबर 2023 से इसके अंदर आ गया, तो क्या CSR से संबंधित ITC 1 अक्टूबर 2023 से पहले, मतलब कि 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक, क्या वो मिल जाएगा? मेरे व्यू में यस है, जबकि एडवांस रूलिंग, कुछ एडवांस रूलिंग फेवर में है, कुछ एडवांस रूलिंग अगेंस्ट है। इससे जो अगला चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है सेक्शन 23 के अंदर। सेक्शन 23 के बारे में भी बात करने से पहले 2 सेक्शन के ऊपर बात करनी जरूरी है। सेक्शन 22, यदि किसी का टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से बढ़ जाता है, 20 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज, 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर लिमिट। या सेक्शन 24 के अंदर चाहे टर्नओवर 1 रुपये हो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है चाहे टर्नओवर 1 रुपये हो। तो 22 टर्नओवर बेस्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, नॉट इवन कंसिडरिंग टर्नओवर। बट एक सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में ये चेंज किया गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 22 और 24, कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस के लिए रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो क्या इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी की गई है? तो एक नोटिफिकेशन आई है CGST की 34/2023, जिसके अंदर कोई सप्लायर अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर अपने गुड्स को बेचना चाहे तो वो बेच सकता है, और कुछ शर्तें भी उसके साथ में है कि वो इंट्रास्टेट करेगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर भी ये बात को लागू किया गया कि वो इससे संबंधित पूरी जानकारी रखेगा और उसको एक एनरोलमेंट नंबर भी लेना होगा। पर इसका बेनिफिट एक सप्लायर जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विसेज, सिर्फ गुड्स को सप्लाई करना चाहता है, अगर उसका टर्नओवर जो कि लिमिट्स हैं अंडर सेक्शन 22 अगर उसमें एक्सीड हो जाता है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मैं समअप करता हूं, कोई भी सप्लायर जो गुड्स को सेल करना चाहता है, गुड्स को सप्लाई करना चाहता है थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत ये चेंज किया गया है। इससे अगला जो चेंज हुआ है वो सेक्शन 30 के अंदर हुआ है। पहले यदि किसी का नंबर डिपार्टमेंट कैंसिल करता था सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अंदर, तो वो रेवोकेशन के लिए जो अपनी एप्लीकेशन लगा सकते थे वो विद इन 30 डेज लगा सकते थे। बट अब से इससे संबंधित टाइम को प्रेस्क्राइब किया जाएगा, वो बताया जाएगा, और वो टाइम जो बताया गया है वो नोटिफिकेशन नंबर 38/2023 के द्वारा बता दिया गया है कि आप विद इन 90 डेज अपनी रेवोकेशन की एप्लीकेशन को दाखिल कर सकते हैं। तो इट मीन्स जो पहले रेवोकेशन की एप्लीकेशन हमें 30 डेज के अंदर डालनी होती थी, अब उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो बढ़ गई है, वो 90 डेज हो गई है। दिस इज अ वेलकम मूव विच हैव टेकन इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। इससे अगला जिस सेक्शन में चेंज हुआ है वो मैं 4 सेक्शंस के बारे में एक साथ बात करता हूं। सेक्शन 37 GSTR 1, सेक्शन 39 3B, सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न GSTR 9 और सेक्शन 52 TCS वालों के रिटर्न। पहले आपकी अगर पुरानी कोई रिटर्न पेंडिंग हो, आप कभी भी उस रिटर्न को भर सकते थे, कोई फाइनल टाइमलाइन नहीं थी कि आपको कब तक रिटर्न फाइल करनी है। तो इट मीन्स अगर किसी ने अपने 2017 से भी अपनी GSTR 1, 3B एनुअल रिटर्न या TCS के रिटर्न फाइल नहीं करी हुई तो वो फाइल कर सकता था, बट अब उसके ऊपर एक टाइम लिमिटेशन है कि आप 3 साल से पीछे जाकर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। विद इन 3 ईयर्स ही आपको रिटर्न फाइल करनी है, अदरवाइज पोर्टल आपको रिटर्न फाइल करने की इजाज़त नहीं देगा। साथ के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ये पावर भी रखी है, यदि वो चाहें तो वो नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं कि किन व्यक्तियों को चाहे 3 साल से ज़्यादा भी बीत चुके हों और उनको रिटर्न भरने की इजाज़त दे दी जाए। ये चेंजेस हुए हैं सेक्शन 37 GSTR 1, सेक्शन 39 3B, सेक्शन 44 GSTR 9 और सेक्शन 52 TCS के रिटर्न के अंदर ये चेंजेस हुए हैं। अगला जो चेंज हुआ है वो सेक्शन 54 के अंदर हुआ है। पहले ITC को जो क्लेम किया जाता था वो क्लेम किया जाना था GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 के थ्रू, पर क्योंकि GSTR 2 और GSTR 3 कभी आए ही नहीं, तो उन्होंने एक मेकशिफ्ट आपको अरेंजमेंट दे दिया कि आप GSTR 1 और GSTR 3B भर लीजिए और आप एक प्रोविजनल क्रेडिट ले लीजिए 3B के अंदर, उसको प्रोविजनल क्रेडिट बोला जाएगा। और कहा गया कि जब GSTR 3 आएगी तब आपका क्रेडिट फाइनली असर्टेन किया जाएगा, तब उस क्रेडिट को फाइनल क्रेडिट का नाम दिया जाएगा। सेक्शन 41 के अंदर ये क्रेडिट मिलता था, फाइनल क्रेडिट जो मिलना था GSTR 3 के थ्रू, जिन शब्दों को बाद में बदल गया प्रोविजनल क्रेडिट कर दिया गया, क्योंकि GSTR 3 इफेक्ट में नहीं थी, GSTR 3B थी। पर क्योंकि GSTR 3B ही हमारी फाइनल रिटर्न बन गई और GSTR 2 और GSTR 3
सदा सदा के लिए ओमिट हो गए एक्ट से, तो सेक्शन 41 में भी चेंज हो गया और सेक्शन 54 में भी जहां प्रोविजनल क्रेडिट शब्द लिखा हुआ था उन शब्दों को डिलीट कर दिया गया ताकि अलाइनमेंट रहे सेक्शन 41 में और सेक्शन 54 में। अगला जो चेंज हुआ है वो सेक्शन 56 के अंदर हुआ है। पहले रिफंड सेंक्शन होने के अगर 60 डेज तक अगर रिफंड नहीं दिया जाता था तो 6% इंटरेस्ट मिलना था। अब से गवर्नमेंट ने कहा है कि इससे संबंधित नोटिफिकेशन, कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन जारी की जाएंगी और तब पता लगेगा कि कितना इंटरेस्ट किस तरह से देना है, और इससे संबंधित भी कोई नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं की गई है। जो अगला चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है सेक्शन 122 में। दोस्तों अगर आप फाइनेंस एक्ट में जाओगे तो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड भी चेंजेस हुए हैं, बट वो चेंजेस जो इफेक्ट हैं वो ऑलरेडी 1 अगस्त 2023 से दे हैव कम इनटू इफेक्ट, और मैं आज वही चेंजेस कर रहा हूं जो कि 1 अक्टूबर 2023 से हुए हैं। तो जो अगला चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है सेक्शन 122 के अंदर। सेक्शन 122 में यही चेंज हुआ है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति इसके यहाँ से जिसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की हुई है और अगर वो गुड्स को सप्लाई करता है तो वो सिर्फ विद इन इंट्रा स्टेट ही करना होना चाहिए, इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए, ये एश्योर करना है। सेकंड, उसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति है जो गुड्स को सप्लाई तो कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, बट उसका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है और उसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, तो उनको ये भी इंश्योर करना है कि वो विद इन लिमिट ही रहे, और जो एनरोलमेंट वगैरह, आईडी वगैरह है वो सारा ध्यान रखना ई कॉमर्स ऑपरेटर की जिम्मेवारी है। यदि वो ऐसा ध्यान नहीं रखेगा तो सेक्शन 122 के अंतर्गत ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इससे अगला जो चेंज हुआ है वो सेक्शन 132 में हुआ है। सेक्शन 132 जो प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है उसमें से कुछ क्लोजेस को हटा दिया गया है कि सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने ऑब्स्ट्रक्ट किया पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने से, तो पहले उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जा सकता था, अब से ऐसे व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन के प्रावधान से बाहर कर दिया गया। ऐसे ही दो चेंजेस सेक्शन 132 के अंदर और हैं जो कि 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्ट में आए हैं। इसके बाद जो अगला चेंज हुआ है वो सेक्शन 138 के अंदर हुआ है। सेक्शन 138 के अंदर कंपाउंडिंग की जो सुविधा है उसके अंदर कुछ लिमिट थी जो जमा करवानी पड़ती थी कि आप इस लिमिट के अंदर ही कंपाउंडिंग की सुविधा का, कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं। उस लिमिट्स को रिड्यूस कर दिया गया है ताकि कोई कंपाउंडिंग की अगर बेनिफिट लेना चाहे तो वो कम लिमिट में भी अगर फॉल करता हो कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा पाए। बट साथ के साथ ये भी चेंज किया गया है कि वो व्यक्ति जो सिर्फ इनवॉइस जारी करता है विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स, वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा सेक्शन 138 के अंदर नहीं उठा सकता। इससे अगला जो चेंज हुआ है वो सेक्शन 158 सबसेक्शन ए में हुआ है। इनफैक्ट ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है कि अब से पोर्टल के द्वारा किसी भी सप्लायर का या किसी भी रेसिपिएंट का उसकी कंसेंट लेने के बाद उसके डाटा को किसी दूसरी एजेंसी के साथ शेयर किया जा सकता है। इससे संबंधित भी जो नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अकाउंट एग्रीगेटर के साथ किसी सप्लायर या किसी रेसिपिएंट का डाटा शेयर किया जा सकता है, बट ओनली आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सप्लायर और रेसिपिएंट। इससे अगला जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है शेड्यूल 3 के अंदर। शेड्यूल 3 में पहले एक चेंज हुआ था, अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से कोई सप्लाई है, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसको माना गया था अ ट्रांजैक्शन विच इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, बट दिस चेंज हैड टेकन प्लेस फ्रॉम 1 फरवरी 2019। नाउ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसको और भी पीछे से ले जाया गया जब से जीएसटी आया था। इस चेंज को मान लिया जाएगा, ये चेंज 1 जुलाई 2017 से ही है, बट फिर भी यदि किसी व्यक्ति ने टैक्स भर दिया है उसको रिफंड नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो आईजीएसटी एक्ट के अंदर हुए हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 16 और सेक्शन 2 क्लॉज 17, जिसके अंदर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट और OIDAR की डेफिनेशंस को वाइडन कर दिया गया है। इसके बाद जो अगला चेंज हुआ है वो सेक्शन 12 के अंदर हुआ है। सेक्शन 12 जैसा कि हम जानते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, जहां सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के अंदर होते हैं। तो उसमें एक प्रोवाइजो था कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के अंदर हैं, बट गुड्स की जो टर्मिनेट हुए हैं, गुड्स जो फाइनली जहां डिलीवर हुए हैं वो अगर आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया मानी जाती थी। अब से इस प्रोवाइजो को हटा दिया गया है, तो नॉर्मल प्रोवाइजो विल अप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगी जो जहां पर रेसिपिएंट होगा, तो रेसिपिएंट को इससे बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि अब प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट की होगी तो वो अपना ITC क्लेम कर पाएगा।
उससे संबंधित। और इसी प्रकार से अगला चेंज भी सेक्शन 13 के अंतर्गत हुआ है, जो कि जब एक सप्लायर वन ऑफ द पार्टी इधर सप्लायर और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, तो दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस जहां सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, वहां भी अगर गुड्स की जो मूवमेंट है वो खत्म हुई है इंडिया से बाहर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाएगा जो कि रेसिपिएंट का होगा। तो अगर रेसिपिएंट इंडिया से बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर होगी, और अगर रेसिपिएंट इंडिया के अंदर है तो इसको इंपोर्ट माना जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर मानी जाएगी। ये चेंजेस हुए हैं CGST एक्ट में और IGST एक्ट में, विच हैव टेकन प्लेस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। दोस्तों, ये जो भी चेंजेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये सरल भाषा में मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। स्टिल मैं चाहूँगा कि आप फाइनेंस एक्ट के इन संबंधित चेंजेस को, इन नोटिफिकेशंस को डिटेल में पढ़ें और उनको एग्जैक्ट उसी रूप में समझें जिस रूप में डिपार्टमेंट के द्वारा, जिस रूप में लेजिस्लेचर के द्वारा इशू किया गया है। क्योंकि मैं एक जनरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कोई शब्द कम या ज़्यादा हो जाए, और प्लीज़ इस पर्पज़ को ध्यान रखिएगा कि मैंने सिंपल भाषा में किया है। तब भी आप प्लीज़ ऑफिशियल इनको जरूर स्टडी कीजिएगा, इनके इम्पैक्ट को समझिएगा, क्योंकि आई हैव टच्ड अपॉन ऑल दीज इश्यूज बट आई हैव नॉट कंक्लूडेड दिस इन एग्जॉस्टिव मैनर। दिस इज फॉर योर रेफरेंस। इसके अलावा 2 चेंजेस हो रहे हैं जो कि 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्ट में आए हैं। अब से कोई विद पेमेंट ऑफ टैक्स गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता और उसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकता, पर यह सिर्फ कुछ ही गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे कि पान मसाला, टोबैको एटसेट्रा। बाकी गुड्स के लिए आज भी विद पेमेंट ऑफ टैक्स गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, पर कुछ गुड्स को अब से विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसको रिफंड नहीं मिलेगा। ये पहला चेंज है जो कि 1 अक्टूबर 2023 से है, और ये कि फाइनेंस एक्ट 2023 से संबंधित नहीं है। ये एक्चुअली में फाइनेंस एक्ट 2021 का चेंज है, जो कि 2 साल पहले फाइनेंस एक्ट आया था, और ये पॉइंट अभी तक इफेक्ट में नहीं आया था। इस पॉइंट को अब इफेक्ट में लाया गया है 1 अक्टूबर 2023 से। सेकंड जो इफेक्ट में आया वो ये है कि एक पहले जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की मोहित मिनरल्स के केस में, जिसमें ओशियन फ्रेट्स के ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन की गई थी। अब सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को ऑनर करते हुए उससे संबंधित ये कह दिया कि ओशियन फ्रेट से संबंधित GST नहीं लगेगा, और उसको GST के पर्व्यू से बाहर कर दिया। पर उसमें भी क्या कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके लिए आपको जजमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। जस्ट आई हैव गिवन यू अ फूड ऑफ थॉट कि ऐसा कुछ 1 अक्टूबर 2023 से हुआ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए और आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। धन्यवाद।